हेलो स्टूडेंट्स, आज साइंस का चैप्टर 4 है क्लास 10th का कार्बन और उसके यौगिक यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले इस वीडियो में जानेंगे कि कार्बन क्या है, कार्बन किसे कहते हैं। ठीक है, तो पहला है कार्बन। कार्बन एक तत्व है और कार्बन का प्रतीक क्या होता है? सी। ठीक, कार्बन एक तत्व है, कार्बन का प्रतीक सी है। यह एक अधातु है, यह एक अधातु है, अधातु है। नाम कार्बन लैटिन शब्द, इसका नाम कार्बन लैटिन शब्द कार्बो से बना है। ओके, जिसका अर्थ कोयल है, जिसका अर्थ कोयला होता है, जिसका अर्थ कोयल है होता है। कारण यह है कि कार्बन कोयले का प्रमुख घटक होता है। ये जो कारण है, इसका कारण कार्बन कोयले का प्रमुख घटक होता है। ये मैंने जो पहली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि जो बहुविकल्पी क्वेश्चन है कार्बन क्या है, कार्बन क्या है, कार्बन एक अधातु है। ओके, उसके बाद सेकंड है कार्बन हमेशा सहसंयोजक आबंध क्यों बनाता है। तो कार्बन सहसंयोजक आबंध क्यों बनाते हैं, इसको जानते हैं। क्योंकि कार्बन परमाणु में उसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे मैंने 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए उसे अक्रिय गैस इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करके और स्थायी होने के लिए या तो 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग करना होगा या फिर 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना होगा। परंतु कार्बन से ना तो 4 इलेक्ट्रॉन को हटाया जा सकता है और ना ही इतना ऊर्जा होती है उसके पास कि कार्बन परमाणु में 4 इलेक्ट्रॉन जा सके तथा कार्बन इलेक्ट्रॉनों का साझा हो सके। तो ये है कार्बन हमेशा सहसंयोजक आबंध क्यों बनाता है, कार्बन सहसंयोजक आबंध क्यों बनाता है। ओके, फिर उसके बाद और सहसंयोजक आबंध बनाती है। जो ये कार्बन है ये हमेशा सहसंयोजक आबंध बनाती है। उसके बाद सेकंड है श्रृंखलन किसे कहते हैं। तो आइए इसे समझते हैं, इम्पॉर्टेंट है ये, हमेशा 3 या 2 नंबर में पूछा जाता है। तो श्रृंखलन किसे कहते हैं। कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणु के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिसे बड़ी श्रृंखला में अणु बनते हैं। इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए इसमें 6 कार्बन लिए गए हैं। ठीक है, कितने 6 कार्बन लिए गए? 6। तो कार्बन परमाणु सीधी श्रृंखला में बन सकता है। जो ये कार्बन है पहले सीधी श्रृंखला में बना है, उसके बाद फिर सेकंड है कार्बन परमाणु की, ये जो कार्बन परमाणु है इसकी जो सेकंड वाला है इसकी ये खखित श्रृंखला है, काकित श्रृंखला है। ठीक है, और फिर उसका जो चैन वाली श्रृंखला वाली जो गोल वाली है, तो कितने कार्बन हैं? 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 हैं। ठीक है, तो जब बहुत सारे कार्बन दो बनाते हैं तो उसे कार्बन कहते हैं। यानी जब दो श्रृंखला बनाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कार्बन कहते हैं। तो पहले में 6 से ज़्यादा हो सकती हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ 6 हैं, 6 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो ये क्या है? श्रृंखलन किसे कहते हैं। तो यही है, कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणु के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिसे बड़ी श्रृंखला अणु बनते हैं। इस गुण को क्या कहते हैं? श्रृंखलन कहते हैं। उसके बाद सेकंड है चतुसंयोजकता क्या है। तो इसे समझते हैं। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, कार्बन की। अतः इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणु अथवा कुछ अन्य एक संयोजकता तत्वों के परमाणु के साथ आबंध की क्षमता होती है। कार्बन के इस गुणधर्म को चतुसंयोजकता कहते हैं। जैसे देखिए, ये 4 है, सी है, तो ये 4 है, सिंगल बॉन्ड 4 बने हैं, तो इसमें अगर एक हाइड्रोजन ला दें तो ये 4 हो जाएगा। तो लेकिन लास्ट सेल में क्वांटम होते हैं, 4
एटम होते हैं, जो लास्ट सेल है उसमें 4 एटम होते हैं। एक इसका एग्जांपल दिया है, कार्बन और हाइड्रोजन में 4 एटम होते हैं, यानी जो लास्ट सेल होता है उसमें सिर्फ 4 एटम होते हैं। देखिए इसमें दिया गया है सी कितने 1 2 3 4, यानी ये 4 हैं। तो इसका जो लास्ट सेल होगा उसमें 4 एटम होते हैं। चतुसंयोजक इसलिए इसे बोला जाता है यह संयोजकता इसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड है कार्बन की उपस्थिति। कार्बन की उपस्थिति क्या है? उपस्थिति कार्बन प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था तथा संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। देखिए जो ये है, कार्बन प्राकृतिक में स्वतंत्र अवस्था तथा संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। स्वतंत्र अवस्था में कार्बन के मुख्य 2 रूप पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? हीरा और ग्रेफाइट। हीरा जो होता है वो काफ़ी कठोर होता है, ये तो मैंने आपको पहले बताया था मेटल और नॉन मेटल में, और इसकी बहुविकल्पी भी मैंने एक वीडियो सेंड की है, उसमें भी है। ठीक है, और बर्कमिस्टर अभी हाल में ही खोजा गया है। किसमें खोजा गया? हाल में ही खोजा गया है, लेकिन अब तक इसके गुणधर्म के बारे में खोज नहीं, मतलब इसका जो गुणधर्म है उसकी अभी खोज नहीं की गई है। फिर संयुक्त अवस्था में कार्बन प्रकृति में यौगिक के रूप में पाया जाता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जिप्सम, ईंधन, पेट्रोलियम, कार्बनिक यौगिक, प्रोटीन, लकड़ी इत्यादि। ये जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जीवाश्म, ईंधन, पेट्रोलियम, कार्बोनेट, यौगिक और प्रोटीन और लकड़ी इत्यादि, ये सब किसकी है उपस्थिति है? कार्बन की उपस्थिति है। जैसे एक पेंसिल है, जब हम लोग पेंसिल को यूज़ करते हैं तो उस पर काले कलर, जो काला चलता है, जो जब लिखते हैं तो काला काला चलता है। पेंसिल की नोक क्या होती है? धुंधली होती है। पेंसिल की नोक क्या होती है? धुंधली होती है। तो जो धुंधली होती है तो जो उसकी जो पेंसिल जो होती है उसे मतलब धुंधली होती है, जब हम लोग लिखते हैं तो वो किस में पाई जाती है? वो ग्रेफाइट में पाई जाती है। ठीक है, और वो ज़्यादा कठोर नहीं होती है, मुलायम सी होती है। उसे जैसे हम लोग जब कटर से हम लोग जब जैसे पेंसिल को छीलते हैं तो उसकी नोक आसानी से टूट भी जाती है। और हीरा जो होता है वो काफ़ी कठोर होता है। उसके बाद है अपरूप किसे कहते हैं? विभिन्न भौतिक रूप जिनमें कोई तत्व पाया जा सकता है उस तत्व को क्या कहते हैं? अपरूप कहते हैं। विभिन्न भौतिक रूप जिनमें कोई तत्व पाया जा सकता है वह उस तत्व के अपरूप कहलाते हैं। देखिए अब इसका हीरा और ग्रेफाइट का गुणधर्म भी दिया गया है। इसका हीरा और ग्रेफाइट के भौतिक गुणधर्म बताइए। तो पहला है, हीरा एक अनोखी चमक वाला रंगहीन पारदर्शी पदार्थ है। हीरा जो है एक अनोखी चमक है, जो रंगहीन पारदर्शी एक पदार्थ होता है। ठीक है, हीरा काफ़ी भारी होता है तथा यह अत्यधिक कठोर भी होता है। मैंने आपसे बताया था कि इसे आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता, ये काफ़ी कठोर होता है। हीरा विद्युत का चालन नहीं करता है। हीरा किसका चालन नहीं करता है? विद्युत का चालन नहीं करता है। तथा तेज़ गर्म करने पर हीरा जलता है। जब जो आग की जो भट्टी होती है, जब जहाँ पे हीरा बनता है, तो जब उसके जलाया जाता है तभी उसके टुकड़े टुकड़े को हम लोग टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। जो हीरा है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ग्रेफाइट एक घूसर काला अपारदर्शी पदार्थ है। ग्रेफाइट एक घूसर काला अपारदर्शी पदार्थ है। ग्रेफाइट हीरे से हल्का है। ग्रेफाइट जो है हीरे से हल्का है। ग्रेफाइट को मर है और छूने से फिसलने वाला ग्रेफाइट विद्युत का चालन करता है। तेज़ गर्म करने पर ग्रेफाइट जलता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। जैसे मैंने आपको एक पेंसिल का एग्जांपल दिया था। पेंसिल जब हम यूज़ करते हैं और जो पेंसिल की जो नोक होती है, जब उसको लिखते हैं तो वो काले कलर की होती है। ठीक है, पेंसिल की जो नोक होती है वो धुंधली टाइप में होती है और बहुत मुलायम होती है। यानी ग्रेफाइट जो है वो बहुत मुलायम होती है। ठीक है, मुलायम इसलिए होती है कि जब हम लोग उसको पेंसिल को छीलते हैं तो पेंसिल की नोक जो होती है वो टूट भी जाती है। इसीलिए बोला गया है ग्रेफाइट एक घूसर काला पारदर्शी पदार्थ है। ग्रेफाइट हीरे से हल्का है, यानी हीरा भारी और ग्रेफाइट हल्का है। ग्रेफाइट को
है और छूने से फिसलने वाला ग्रेफाइट विद्युत का चालन करता है। यह तेज़ गर्म करने पर ग्रेफाइट जलता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। यानी जब हीरा जलता है, गर्म करने पर हीरा जलता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और लेकिन इसमें ग्रेफाइट जल जाता है। उसके बाद सेकंड है, हीरा विद्युत का कुचालक क्यों होता है? हीरा विद्युत का कुचालक क्यों होता है? क्योंकि हीरा क्रिस्टल में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं आता है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो हीरा विद्युत का कुचालक होता है क्योंकि हीरा क्रिस्टल में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, और जो हीरा होता है ये इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन से होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर प्रत्येक कार्बन के परमाणु ये क्या करते हैं? ये अन्य कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। जैसे कि ये एक कार्बन है यानी C, ठीक है, जो मेन है, यानी इसकी जो C है ये हेड है। तो इसके साथ 4 कार्बन जुड़े हैं, जैसे कि एक ऊपर 3 नीचे हैं, ठीक है। जितने भी कार्बन होते हैं उसके साथ मजबूत आबंध बना लेते हैं। जो एक कार्बन था उसके साथ इसने 4 कार्बन बनाए, तो क्या ये एक कौन सी श्रृंखला बनाई? इसमें मजबूत आबंध बनाया। जो बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा, इसकी जो बॉन्डिंग है, जो एक कार्बन है इसके 4 कार्बन बने, तो इसकी जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। इसमें ही एक इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, इसमें एक इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। ओके, जो कार्बन है, एक कार्बन, इसने 4 कार्बन बनाया, लेकिन जो इसकी बॉन्डिंग है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। उसमें सेकंड है, विद्युत का चालन क्यों करता है? ग्रेफाइट विद्युत का चालन क्यों करता है? देखिए, ग्रेफाइट तो पहली बात तो एक अधातु है। ग्रेफाइट विद्युत का एक अधातु है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ग्रेफाइट क्रिस्टल में सहसंयोजक बंध आबंध द्वारा केवल 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। एक स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ही ग्रेफाइट विद्युत का चालन करता है। जो एक स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होता है वो ग्रेफाइट का विद्युत चालन करता है। जैसे देख लीजिए, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कार्बन के पास सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा था? एक फ्री है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, वो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंटेन करेगा, ठीक है। यहाँ पर जो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, यहाँ पर वो एक फ्री इलेक्ट्रॉन हो रहा है। क्या हो रहा है? यहाँ पर एक फ्री है, एक इलेक्ट्रॉन जो फ्री है, तो जो भी वो क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी कंटेन करेगा। उसके बाद सेकंड है, हीरे के उपयोग बताइए। हीरे के क्या क्या उपयोग हैं? हीरे को हम कांच काटने के कारण कांच के उपकरण हेतु उपयोग करते हैं। हीरे का हमारा उपयोग क्या क्या है? इसको जानिए, ये पूछ लेगा 1 नंबर में, अगर सिर्फ 2 नंबर में से पूछेगा, अगर पूछेगा हीरे के उपयोग बताइए, तो आप बताएंगे हीरे को हम कांच काटने के उपकरण हेतु उपयोग करते हैं। हीरे को गहने बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। आजकल बहुत लोग डायमंड का ज़्यादा मांग करते हैं। हीरा जो है गहने बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। हीरे को नेत्र सर्जनों द्वारा मोतियाबिंद दूर करने के लिए उपकरण हेतु उपयोग भी किया जाता है। जो हीरा है, नेत्र सर्जनों द्वारा मोतियाबिंद दूर करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद सेकंड है, ग्रेफाइट के उपयोग बताइए। अगर हीरे का उपयोग पूछेगा तो बताएंगे ये 2 नंबर का है, और ग्रेफाइट के उपयोग भी 2 नंबर का। लेकिन अगर ये दोनों पूछता है तो आप कितने बताएंगे? ये 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो ग्रेफाइट के उपयोग, ग्रेफाइट को स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट जो है वो स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट को सेल में एनोड बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। एनोड बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। ग्रेफाइट की विद्युत मोटर के कार्बन ब्रूस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो कार्बन है, विद्युत की जो मोटर है, कार्बन ब्रूस के लिए इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। ग्रेफाइट को पेंसिल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैंने आपको पेंसिल बताया, जब पेंसिल का यूज़ करते हैं, जो उसकी नोक होती है बहुत मुलायम होती है, उसे आसानी से उसे तोड़ा भी जा सकता है। जैसे हम लोग जब पेंसिल ही छीलते हैं तभी उसकी नोक टूट जाती है, तो यही इसमें दिया गया। ग्रेफाइट को पेंसिल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ग्रेफाइट मुलायम है और हीरा कठोर है। उसके बाद है
मिस्टर फ्लोरीन कमरे के ताप पर क्या होता है? तो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था जिसकी श्रृंखला फुटबॉल जैसी होती है, तो इसमें देखिए फुटबॉल जैसी ही है। ये इसका ऑप्शन है एक काला ठोस, ठीक है। इसका उपयोग क्या है? एक काला ठोस है। इसके बाद सेकंड है कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं? अभी तक हम लोगों ने कार्बन के बारे में पढ़ा था, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं। तो इसे देख लेते हैं। कार्बनिक यौगिक पूछ लेता है इसमें कार्बनिक यौगिक क्या है, इसे क्या कहते हैं। कार्बन की यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। ध्यान से देखिएगा, कार्बन की यौगिकों को कार्बनिक यौगिक भी कहा जाता है। कार्बन की यौगिक को कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। कार्बनिक यौगिक के प्रकार को बताइए, यानी अगर पूछ ले कार्बन यौगिक के हमें सिर्फ और सिर्फ प्रकार होता है तो ये सिर्फ 3 नंबर में पूछ ले जाएगा या 2 नंबर में। सबसे पहला है हाइड्रोकार्बन, सेकंड है हेलोएल्केन्स, थर्ड है एल्कोहल्स, फोर्थ है एल्डिहाइड्स, फिफ्थ कीटोन्स, सिक्स है कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहला कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये हैं कार्बन के प्रकार होते हैं। अब उसके पूछेगा हाइड्रोकार्बन क्या है, इसके 6 था। तो पहला है हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो सिर्फ इसमें मेन देने वाली चीज़ है, आप हाइड्रोकार्बन समझ लीजिए, इसकी डिफिनेशन आपको अपने आप आ जाएगी। देखिए इसको समझने की ज़रूरत है। केवल हाइड्रोजन और कार्बन से बना यौगिक क्या कहलाता है? हाइड्रोकार्बन कहलाता है। जो हाइड्रो यानी वो हाइड्रोजन और ये कार्बन है, यानी केवल हाइड्रोजन और कार्बन से बना यौगिक क्या कहलाता है? हाइड्रोकार्बन कहलाता है। जैसे मैंने इसको एक शॉर्ट में दे दिया है, हाइड्रोजन प्लस कार्बन यानी हाइड्रोजन, यानी जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिल करके बनेगा वो क्या कहलाएगा? हमारा हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं तथा उसके नाम बताइए। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी सेंचुरेट स्ट्रक्चर और अनसेंचुरेट स्ट्रक्चर। तो सबसे पहला है संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये 2 नंबर में तो ज़रूर पूछेगा और इसका अणु सूत्र भी पूछेगा, संरचना भी पूछेगा। तो चलिए इससे देख लेते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु केवल एक बंधुओं द्वारा संलग्न होता है क्या कहलाता है? हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन भी कहते हैं। क्या कहलाते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन भी कहते हैं तथा इस सभी संतृप्त हाइड्रोकार्बन के पास N समाप्त होता है। यानी देखिए दिया गया है HC यानी एक कार्बन और इसके पास कितने हाइड्रोजन जोड़ दिए गए हैं? 4, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं CH4, यानी ये CH4 को हम लोग क्या कहते हैं? मीथेन। तो लास्ट शब्द में क्या आ रहा है? एन, यानी जो मीथेन, यानी क्या जुड़ रहा है इसमें? मीथेन जुड़ रहा है। तो CH4 को हम लोग क्या कहेंगे? मीथेन, यानी इसमें 4 हाइड्रोजन और एक कार्बन जुड़ाते हो CH4 को हम लोग क्या कहेंगे? मीथेन। उसके बाद सेकंड दिया गया, जैसे इसको मान लीजिए ऐसे लिख देंगे C = H/4, तो जब इसका इंटू कराएंगे तो क्या आएगा? CH4 आएगा, तो इसको क्या कहेंगे? मीथेन। उसके बाद देख लीजिए इसका सेकंड दिया गया है, इसमें 2 कार्बन दिए गए हैं और 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन दिए। देखिए C एक है, H यानी 3, ठीक। फिर C सिंगल बॉन्ड, C 1H 2H 3H, यानी तो कार्बन कितने हैं? 2 और H कितने हैं? 6, तो ये क्या बनेगा? एथेन। तो इसको वैसे लिख देंगे C = H/6, तो इसका क्या बन जाएगा? C × 2 = H/6, तो ये क्या बनेगा? एथेन। तो एथेन में क्या आ रहा है? लास्ट में एन आ रहा है। तो एक बंधुओं का एक सिंगल बॉन्ड होता है। देखिए इसमें दिया गया नहीं, एक बंधुआ, यानी एक बंधुआ एक सिंगल बॉन्ड है। जो एक बंधुआ दिया गया इसमें देखिए हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु केवल एक बंधु हो, तो इसका क्या है? एक सिंगल बॉन्ड, सिर्फ इसमें एक सिंगल बॉन्ड।
संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? C2H2n+2। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? C2H2n+2 होता है, जहाँ n एल्केन की एक अणु में कार्बन परमाणुओं की संख्या है। एल्केन क्या है? एक अणु की कार्बन परमाणुओं की संख्या है। सेकंड दिया गया है, फर्स्ट है इसका, यदि एल्केन में उसके अणु में एक कार्बन परमाणु होता है तो n = 1 और उसका अणु सूत्र C1H2 × 1+2 यानी CH4 हमारा क्या है? मीथेन बनाएगा। CH4 हमारा क्या बनाएगा? मीथेन बनाएगा। देखिए इसमें सेकंड में देख लीजिए C2H6 कैसे बना। यदि एल्केन में उसके अणु सूत्र में 2 कार्बन परमाणु, यानी 2 कार्बन मैंने बताया था यहाँ पर, ठीक, 2 कार्बन परमाणु होता है तो n = 2 और उसका अणु सूत्र क्या है? C2H2 × 2+2 या इसका सूत्र क्या बनेगा? C2H6 होगा, यानी एथेन। CH4 हमारा क्या है? मीथेन। और C2H6 हमारा क्या है? एथेन। देखिए इसको हेक्सेन या प्रोपेन, एथेन कैसे बना, मीथेन कैसे बना, तो इसके लिए एक टेबल है, तो उसको ध्यान से देखिएगा। अगर ये आपको चीज़ नहीं आएगी तो फिर मेरा ये बताना बेकार है कि ये चीज़ कैसे बना। जो टेबल है उसमें देख लीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें आपको पता चल जाएगा एथेन कैसे बना, मीथेन कैसे बना, प्रोपेन कैसे बना, ब्यूटेन कैसे बना, पेंटेन कैसे बना। तो इसको टेबल को देख लीजिए। तो इसके नेक्स्ट में पेज में है इसकी टेबल। जब आप लोग इस टेबल को देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये एथेन और मीथेन कैसे बना, मतलब इसका एथेन नाम और मीथेन नेम कैसे आया, ठीक है, जिसमें कितने कार्बन परमाणु हैं, ठीक है, इससे आपको पता चलेगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाइड्रोकार्बन परमाणु की संख्या किस प्रकार सूचित किया जाता है? किस प्रकार सूचित किया जाता है तो देखते हैं। जो आपको पता है कैसे पता चला था कि मीथेन क्या है और एथेन क्या है, तो इसे देखते हैं। एक कार्बन परमाणु को क्या कहते हैं? जब एक कार्बन होगा, यानी सी हमारा क्या है? कार्बन है, ठीक है। जब एक कार्बन परमाणु होगा तो हम इसे क्या लिखेंगे? मेथ लिखकर इसे हम लोग सूचित करेंगे, जब एक कार्बन परमाणु होगा। जब 2 होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? एथ लिखेंगे। अगर 3 कार्बन परमाणु है तो हम लोग प्रोप लिखेंगे। 4 कार्बन परमाणु है तो इसे हम लोग ब्यूट लिखेंगे। 5 कार्बन परमाणु है तो पेंट लिखेंगे। 6 कार्बन परमाणु है तो हेक्सेन लिखेंगे, यानी हेक्स लिखेंगे, एन नहीं लिखेंगे, हेक्स लिखेंगे। 7 कार्बन परमाणु है तो इसे हेप्ट लिखेंगे। 8 है तो इसे ऑट लिखेंगे। और इसमें एक नीचे 3 दिया गया है। एक आबंध युक्त संतृप्त हाइड्रोकार्बन के उपसर्ग के बाद n, यानी जो n है, n शब्द लिखकर इसे हम लोग सूचित करते हैं। यानी जो एक आबंध है उसे हम लोग कैसे, हाइड्रोकार्बन के उपसर्ग को कैसे हम लोग सूचित करेंगे? जो एन जब आएगा तो समझ जाएंगे कि ये एक आबंध है, और द्वि आबंध आएगा तो समझ जाएंगे कि ये ईन है, यानी ENE, और त्रिआबंध आएगा तो हम लोग क्या समझेंगे? आइन है, यानी YEN। यानी त्रिआबंध युक्त संतृप्त हाइड्रोकार्बन के उपसर्ग के बाद जब आइन शब्द लिख कर के आएगा तो इसे हम लोग सूचित करेंगे। तो ये आप लोग टेबल समझ लीजिए। जब उसको हम लोगों ने बताया था ना CH4 कैसे बना और C2H6 बना। तो इसके बाद सेकंड है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? इम्पॉर्टेंट है, 3 नंबर में पूछेगा ये। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 परमाणु द्विआबंध, यानी बताया था द्विआबंध में क्या आएगा? ईन आएगा। द्विआबंध या त्रिआबंध यानी आइन द्वारा संलग्न होते हैं तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे एथीन और एथाइन 2 महत्वपूर्ण असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं, क्योंकि इसमें 2 कार्बन परमाणु के बीच स्थान में द्विबंध तथा एथाइन में त्रिबंध आता है। चलिए इसे देखते हैं। देखिए इसमें एथीन लिखा हुआ और इसमें एथाइन, तो एथीन और एथाइन कैसे आया देखते हैं। इसमें कितने कार्बन दिए गए हैं? द्विआबंध दिए गए हैं। हाइड्रोजन कितने हैं? 4, 1 2 3 4। तो इसको हम लोग ले सकते हैं, ठीक है, C 2 कार्बन दिया गया और हाइड्रोजन हमारे पास 4। तो यानी हमने आपसे बताया था जब यानी इसमें
डबल बॉन्ड दिया गया है, तो जब कार्बन के बीच डबल बॉन्ड दिया गया है तो इसका क्या होगा, एथीन। यानी एथीन कैसे है, इसमें 2 कार्बन दिया गया है, एथीन हो गया। मैंने बताया आपको जब 2 कार्बन होगा तो एथ होगा, तो एथ आ गया। और इसका नाम ईन कैसे पड़ा, क्योंकि इसमें द्विआबंध है, यानी इसमें डबल बॉन्ड दिया गया है, तो ये क्या बन गया, एथीन। देखिए फिर से देख लीजिए, जब इसमें सी और सी यानी 2 कार्बन है, ठीक है, 2 कार्बन के हम क्या लगाते हैं, एथ लगाते हैं। अब इसमें हाइड्रोजन तो 4 दिए गए हैं, ठीक, इससे इसको रहने दीजिए। और इसमें डबल बॉन्ड लगा हुआ है, यानी डबल बॉन्ड मतलब द्विआबंध। और द्विआबंध के लिए हमने आपको बताया था कि इसमें क्या लगाएंगे, ई लगाएंगे। तो 2 कार्बन के लिए एथ हो गया और डबल बॉन्ड के लिए क्या लग गया, ईन, यानी ये हो गया एथीन। और इस ऐसे ही इसमें किया गया है, जैसे H सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। तो इसका नाम एथाइन कैसे पड़ा, देखते हैं। इसमें भी 2 कार्बन दिया गया है, तो यानी ये एथ हो गया। और इसमें क्या दिया गया है, ट्रिपल बॉन्ड दिया गया है। क्या दिया गया है, ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, आइन, तो इसका क्या बन गया, एथाइन। यानी हम लोग C1 जैसे 2 कार्बन जब दिए होते हैं तो C में नहीं लगाते हैं, और 2 में जो यानी C2 है तो 2 कार्बन है तो लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं तथा कौन कौन से होते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक एल्कीन होता है और एक एल्काइन होता है। तो सबसे पहला है एल्कीन किसे कहते हैं, इम्पॉर्टेंट है, 3 नंबर में पूछेगा, तो इसे एग्ज़ाम टाइम जरूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं एल्कीन किसे कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन परमाणु यानी 2 कार्बन परमाणु द्विआबंध द्वारा संलग्न होते हैं तो क्या कहलाते हैं, एल्कीन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एल्कीन। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होते हैं, जहाँ n उसकी एक अणु में कार्बन परमाणु की संख्या है, जहाँ n है उसकी कार्बन परमाणु की संख्या है। यदि एल्कीन में उसके अणु में 2 कार्बन परमाणु है तो n = 2 और उसका अणु सूत्र क्या होगा, C2H2 × 2, ठीक है। इसका सूत्र क्या था, CN2n। तो हमने जब इसमें 2 × 2 कैसे आया, कार्बन परमाणु कितना है, 2, C2 पहले ही होगा, फॉर्मूला दिया गया है, और H2 तो पहले 2 रहेगा, तो इन 2 कार्बन परमाणु दिया गया तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करा दिया गया, तो ये क्या बन गया, C2H4, ये C2H4 हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, एल्कीन का सूत्र है ये। अब उसके बाद सेकंड दिया गया है, यदि एल्कीन में उसके उसी का देख लीजिए, सेकंड है, यदि एल्कीन में उसके अणु में 3 कार्बन परमाणु है तो n = क्या लगाएंगे, 3, और उसका अणु सूत्र क्या हो जाएगा, C2H3 2 × 3, तो यानी C2 और 3 दूनी 6 होता है, तो यानी C3H6, यानी ये क्या है, एल्कीन है, ठीक है। अब उसके बाद एल्काइन, 2 थे, एल्कीन और एल्काइन। तो अब सेकंड है एल्काइन। एल्काइन किसे कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन परमाणु त्रिआबंध द्वारा संलग्न होते हैं तो क्या कहलाते हैं, एल्काइन कहलाते हैं। एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2, उसमें क्या था, CnH2n होता है, वो एल्कीन का था, और इसमें क्या है, एल्काइन का है। तो एल्काइन का सूत्र क्या है, CnH2n-2, जहाँ एल्काइन की एक अणु में कार्बन परमाणु की संख्या है तो क्या है, यदि एल्काइन में उसके अणु में 2 कार्बन परमाणु हैं तो n = 2, और उसका अणु सूत्र क्या है, देखिए CnH2n-2 दिया हुआ है, तो C हमारे 2 हो गया, और H 2 में, और कार्बन परमाणु कितना गया, 2 और माइनस का 2, तो 2 दूनी 4, यानी C2 हम लोग लिख देंगे, तो H क्या है हमारा, 2 दूनी 4, 4 में हम लोग 2 करेंगे, मतलब माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, C2H2 होगा। और उसी बस सेकंड देख लेते हैं, इसी का है, पहले तो 2 कार्बन परमाणु दिया गया था, अब उसके बाद 3 कार्बन परमाणु, यदि एल्काइन में उसके अणु में 3 कार्बन परमाणु है, जैसे n = 3, और उसका अणु सूत्र क्या है, C3, ठीक है, H यानी H2 × 3, यानी कार्बन परमाणु कितना गया, 3 -2, 3 दूनी 6, 6 में
-2 करेंगे, यानी 6 में -2 करेंगे तो क्या आएगा, C2H4, ठीक है। तो ये एल्काइन का है। अब उसके बाद क्या है, एल्कीन समूह किसे कहते हैं, एल्किस समूह किसे कहते हैं, इम्पॉर्टेंट है ये भी। एल्केन अणु में एक हाइड्रोजन परमाणु के हटने से बना समूह क्या कहलाता है, एल्किल के समूह कहलाता है। एग्जाम्पल दिया गया है मैथिल समूह और एथिल समूह। देखिए मैथिल यानी एक कार्बन, जब हमने बताया था आपको, जब एक कार्बन दिया जाएगा तो हम लोग मेथ लगाएंगे, 2 कार्बन दिया जाएगा तो हम लोग क्या लगाएंगे, एथ लगाएंगे। तो इसमें क्या दिया गया है, एक दिया गया है, ठीक है, एक कार्बन दिया गया और 4 हाइड्रोजन दिए गए हैं, तो इसका नाम क्या हो गया, मेथिल। यानी एक कार्बन के हम लोग क्या लगाएंगे, मेथ लगाएंगे, और इसमें इल जुड़ गया है, मेथिल, ठीक है। अब इसका एथिल कैसे पड़ा, इसमें एथिल यानी एक कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ, तो HC और सिंगल बॉन्ड C, और इसके साथ 6 हाइड्रोजन जुड़ गए हैं, तो C2H6 और CH4, यानी ये मेथिल बन गया CH4, और ये क्या बन गया, C2H6, यानी ये एथिल बन गया, 2 कार्बन परमाणु है। और उसके बाद सेकंड देखेंगे, सेकंड है चक्रीय हाइड्रोकार्बन क्या है, इम्पॉर्टेंट है, 4 नंबर में पूछेगा। इसके सूत्र भी बताना होता है और इसका डायग्राम भी बनाना होता है। चक्रीय हाइड्रोजन क्या है, चक्रीय मतलब एक श्रृंखला है, मतलब गोल, ठीक है। चलिए देखते हैं, जिनमें कार्बन परमाणु वलय यानी कि रिंग के रूप में व्यवस्थित होते हैं, यानी ये जो डायग्राम है शायद कार्बन और हाइड्रोजन है, ये देखिए बीच में रिंग बनी हुई है, ठीक है, व्यवस्थित होते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन चक्रीय हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। यानी ये गोल है, चक्रीय मतलब गोल, तो इसके चक्रीय हाइड्रोकार्बन क्या है, ये गोल है, और इसकी रिंग देख लीजिए, इसमें व्यवस्थित किया गया है, तो ये हाइड्रोकार्बन चक्रीय हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। चक्रीय हाइड्रोकार्बन संतृप्त तथा असंतृप्त दोनों हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल है, एक संतृप्त चक्रीय हाइड्रोकार्बन साइक्लोहेक्सेन है जिसका सूत्र C6H12 है, और एक असंतृप्त चक्रीय हाइड्रोकार्बन है जिसका बेंजीन है, जिसका अणु सूत्र है C6H6। देखिए C है, देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी C हमारा क्या है 6, और H हमारा कितना है 12, तो C6H12, और इसी में दिया गया है जिसका एक असंतृप्त चक्रीय हाइड्रोकार्बन बेंजीन है जिसका सूत्र C6H6 है, ठीक। उसके बाद सेकंड देखेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का नामकरण। इसका संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले नामकरण है मीथेन का, यानी CH4 का नामकरण। इस यौगिक में एक कार्बन परमाणु होता है जिसे मेथ निकालकर सूचित किया जाता है, यानी मेथ अलग और एन अलग, इसको बोलते हैं मेथेन बोलते हैं। तो मेथ को अलग किया गया और एन को अलग किया गया है, होता है जिसे मेथ निकालकर सूचित किया जाता है। इस यौगिक में सभी एकल आबंध हैं, इसलिए यह संतृप्त है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एनसिस द्वारा सूचित किया जाता है। देखिए C यानी एक कार्बन और H हाइड्रोजन दिया गया है, तो ये क्या है, C हमारा क्या है मेथ यानी एक कार्बन है, और एन को अलग कर दिया, तो ये क्या बना मेथेन, मेथ प्लस एन क्या बना मेथेन, ठीक। उसके बाद सेकंड दिया गया है C2H6 का C2H6 यानी एथेन का नामकरण। इस हाइड्रोकार्बन में 2 कार्बन परमाणु होता है जिन्हें एथ निकालकर सूचित किया जाता है। इस हाइड्रोकार्बन में सभी एकल आबंध हैं, इसलिए यह संतृप्त होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एन लगाकर इसे हम लोग क्या करते हैं, सूचित करते हैं। देखिए इसमें भी वही चीज़ है जो मैंने पहले बताया था कि मेथ और एथ कैसे बना, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। C यहाँ पे 2 कार्बन है, यानी C हमारा क्या है कार्बन, तो कार्बन इसमें कितने दिए गए हैं, 2 कार्बन दिए गए हैं, तो 2 कार्बन के हम क्या लगाते हैं, एथ लगाते हैं, 6 हाइड्रोजन दिए गए हैं, तो यानी एथ प्लस एन को अलग, एथ और प्लस एन यानी क्या बनाइए एथेन, ओके। उसके बाद सेकंड दिया गया है द्विआबंध असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का नामकरण। इसे किस प्रकार मतलब करते हैं, आयुपेसी का नाम तो आप लोग जानते होंगे, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री।
IUPAC का नाम था। मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी बताया हुआ है, ये सेकंड वीडियो जो मेरी है उसमें मैंने ये बताया IUPAC का पूरा नाम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसको देखते हैं। IUPAC पद्धति द्वारा द्विआबंध युक्त हाइड्रोकार्बन के नामकरण में द्विआबंध की उपस्थिति को ईन लगाकर सूचित किया जाता है। किस प्रकार सूचित किया जाता है? ईन लगाकर सूचित किया जाता है, यानी जो द्विआबंध है उसमें ईन लगाते हैं, त्रिआबंध में आइन लगाते हैं और एक आबंध में एन लगाते हैं। C2H4 का नामकरण देखते हैं इसका। इस हाइड्रोकार्बन में 2 कार्बन परमाणु हैं जिन्हें एथ लिखकर सूचित किया जाता है। इस हाइड्रोकार्बन में कार्बन के द्विआबंध हैं, इसलिए यह असंतृप्त है। यदि द्विआबंध को ई लगाकर सूचित किया जाता है तो एथ प्लस ईन क्या बनता है हमारा? एथीन। इसका साधारण नाम क्या होगा? एथिलीन। यानी 6C 2 कार्बन है, डबल बॉन्ड है C और इसे एथिलीन यानी जो ईन लगा हुआ है, एथ यानी एथ के लिए तो उन्होंने 2 कार्बन है तो इसलिए उन्होंने एथ लगाया, डबल बॉन्ड है तो इसके लिए एथिलीन लगाएंगे, तो ये क्या बनेगा? इसका साधारण नाम क्या होगा? एथिलीन। सेकंड देख लेते हैं, सेम इसी की तरह है त्रिआबंध। जब 3 त्रिआबंध है, इसे भी IUPAC द्वारा पद्धति द्वारा त्रिआबंध युक्त हाइड्रोकार्बन के नामकरण में त्रिआबंध की उपस्थिति में इसे आइन लगाकर सूचित किया जाता है। जैसे C2H2 यानी एथ प्लस आइन। ठीक है, देखिए कैसे दिया गया है, इसका नामकरण किया गया है। इस हाइड्रोकार्बन में 2 कार्बन परमाणु हैं जिन्हें आइन लिखकर सूचित किया जाता है। इस हाइड्रोकार्बन के द्विआबंध हैं, इसलिए यह असंतृप्त है। त्रिआबंध को आइन लगाकर क्या किया जाता है? सूचित किया जाता है। आइन लगाकर सूचित किया जाता है, यानी एथ प्लस आइन। तो इस देखिए H सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, यानी जो ट्रिपल बॉन्ड है एथाइन, यानी जब 2 कार्बन होंगे तो एथ हो जाएगा, तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड लगाए तो ये क्या हो जाएगा? आइन। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे? आइन लगाएंगे, तो इसका साधारण नाम क्या बन जाएगा? एसिटिलीन। एथाइन का साधारण नाम क्या होगा? एसिटिलीन होगा। उसके बाद सेकंड है समवाय, यानी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये 2 नंबर में इसकी डिफिनेशन पूछेगा और स्ट्रक्चर भी पूछ सकता है, तो इसे पेपर टाइम एग्ज़ाम टाइम ज़रूर पढ़िएगा। देखिए ये क्या है? सामान्य अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना वाले कार्बनिक यौगिक को समवाय कहा जाता है। ध्यान रहे कि समवाय केवल तार या अधिक कार्बन परमाणु वाले कार्बन के साथ ही संभव है। अधिक कार्बन परमाणु वालों के साथ ये संभव है। देखिए C 1 2 3 4 5 यानी 4 दिया गया है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा? ब्यूटेन। और 1 2 3 2 5 5 2 7 7 3 10 यानी 7 क्या दिया गया है? H यानी हाइड्रोजन, और 4 क्या दिया गया है? कार्बन। तो इसका क्या बनेगा? ब्यूटेन। C4H10 H10 यानी ये ब्यूटेन। और ये क्या है? ये सीधी चैन वाली है। ठीक है, ये सीधी चैन है। उसके बाद सेकंड में भी दिया गया है, इसका नाम क्या है? आइसोब्यूटेन, यानी AbCH4 है और H10 है। तो ये इसमें बस क्या है? इसकी संरचना को चेंज है, ये सीधी है और ये गोल में है। उसके बाद सजाती श्रेणी क्या है? इम्पॉर्टेंट है ये भी। सजाती श्रेणी क्या है? सजाती श्रेणी समान संरचनाओं और समान रासायनिक गुणधर्म वाले कार्बनिक यौगिक का एक समूह है, जिसे क्रमागत यौगिक CH2 समूह भिन्न होता है। जैसे पहले बताया था CH4, C2H6 या C3H8, ये समूह बन रहा है। ये जो CH4, C2H6, C3H8, फिर उसके बाद C4H10, C6H10, यानी ये जो है ये क्या बन रहा है? समूह बन रहा है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सजाती श्रेणी। सजाती श्रेणी समान संरचना और समान रासायनिक गुणधर्म वाले कार्बनिक यौगिक का एक समूह है, जिसमें क्रमागत यौगिक CH2 समूह भिन्न होता है। इसका जो समूह है वो क्या होता है? भिन्न होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे
सेकंड है सजाती श्रेणी के अभिलक्षण। सजाती श्रेणी के अभिलक्षण क्या है? सजाती श्रेणी के सभी सदस्यों को एक ही समान सूत्र द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। कई दो लगे हुए क्रमागत समजात अपने अनुसूत्र में एक कार्बन परमाणु और दो हाइड्रोजन परमाणु द्वारा भिन्न होते हैं। क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। किन्हीं दो क्रमागत सजातों के आणविक द्रव्यमान 14 व्यू की भिन्नता होती है। सजातीय श्रेणी के सभी यौगिक समान रासायनिक गुणधर्म को प्रदर्शित करते हैं। सजातीय श्रेणी के सदस्य आणविक द्रव्यमान में वृद्धि के साथ अपने भौतिक गुणधर्मों में क्रमिक परिवर्तन प्रदर्शित करते हैं। ये हमारे सजातीय श्रेणी के अभिलक्षण हैं। उसके बाद सेकंड है क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं? परमाणु या परमाणुओं का समूह जो कार्बन यौगिक को अभिक्रियाशील बनाता हो और उसके गुणधर्म को सुनिश्चित करता है, क्या कहलाता है? हमारा क्रियात्मक समूह कहलाता है। जैसे हेलो समूह यानी क्लोरो को कैसे दिखाएंगे? Cl, ब्रोमो, Cbr, आयोडीन, I हो सकता है। क्लोरो समूह उपस्थित होता है क्लोरोमेथेन से यानी CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, क्लोरोमेथेन यानी इसमें देखिए 2 कार्बन दिए गए हैं तो मेथेन होगा। ये क्या है? और Cl यानी क्लोरो यानी इसका क्या बना? क्लोरोमेथेन। ठीक है। उसके बाद ब्रोमो समूह उपस्थित होता है ब्रोमोमेथेन से CH3Br। आयोडो समूह उपस्थित होता है आयोडोमेथेन से यानी आयोडोमेथेन CH3I से। फिर उसके सेकंड है अल्कोहल समूह। अल्कोहल समूह एक ऑक्सीजन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु का बना होता है। जैसे OH क्या है? मेथेनॉल यानी CH3 सिंगल बॉन्ड CH3OH जो है वो हमारा क्या बनेगा? मेथेनॉल बनेगा। क्या बनेगा? मेथेनॉल बनेगा। उसके बाद सेकंड है एल्डिहाइड समूह क्या है? एल्डिहाइड समूह में एक कार्बन परमाणु, एक हाइड्रोजन परमाणु तथा एक ऑक्सीजन परमाणु का बना होता है। सिंगल बॉन्ड CHO, जहाँ पर CHO दिखेगा यानी हम समझ जाएंगे कि वो क्या है? एल्डिहाइड है। इसका एक सूत्र देखते हैं मेथेनॉल का सूत्र है HCHO CH2 ब्रैकेट में CH2O यानी देखिए यहाँ पे बीच में दिया हुआ है CHO, तो ये क्या है? हमारा एल्डिहाइड समूह है। मेथेनॉल हमारा क्या है? एल्डिहाइड समूह है। अब कीटोन समूह में एक कार्बन परमाणु तथा एक ऑक्सीजन परमाणु द्विआबंध द्वारा कार्बन परमाणु से जुड़ा हो यानी सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड। तो देखिए जहाँ पर CO होगा वहाँ पे हम समझ जाएंगे कि ये कीटोन समूह। जैसे एल्डिहाइड में समूह सिंगल बॉन्ड CHO था, जहाँ CHO दिखेगा वहाँ समझेंगे ये एल्डिहाइड है, और जहाँ कीटोन में CO दिखेगा तो यानी हम समझ जाएंगे कि ये क्या है? कीटोन समूह। देखिए प्रोपेनॉल दिया गया CH3 CO CH3 यानी बीच में CO दिख रहा है, CO है, तो हम लोग क्या समझेंगे? क्या समझेंगे? ये हमारा कौन सा समूह है? ये हमारा कीटोन समूह है। कौन सा समूह है हमारा? ये कीटोन समूह है। उसके बाद सेकंड है कार्बोक्सिलिक एसिड समूह का सिंबल होता है इसका COOH। इसका भी एक देख लेते हैं। जहाँ पर COOH होगा तो हम लोग क्या कहेंगे? ये हमारा ये कौन सा समूह है? कार्बोक्सिलिक एसिड समूह है। मेथेनोइक एसिड जैसे देखिए इसमें एग्जांपल दिया गया है H सिंगल बॉन्ड COOH यानी जो मेथेनोइक एसिड है वो कौन सा समूह है? पूछ सकता है इसमें पेपर में 1 नंबर में कि मेथेनोइक एसिड कौन सा समूह है, और सूत्र भी दिया जाएगा आपको CH सिंगल बॉन्ड COOH, तो इसमें पूछेगा ये कौन सा समूह, तो आप क्या कहेंगे? ये है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड समूह है। अब इसमें दिया गया एल्कीन समूह में कार्बन तथा कार्बन के बीच द्विआबंध होता है यानी देखिए 2 कार्बन दिया गया, द्विआबंध यानी डबल बॉन्ड इसमें दिया हुआ है। क्या दिया गया? इसमें डबल बॉन्ड दिया गया है। और एल्कीन समूह में त्रिआबंध है यानी देखिए 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा है और एल्कीन में 2 डबल बॉन्ड लगा है। ठीक है। उसके बाद सेकंड देखेंगे हेलो एल्केन्स का नामकरण। हेलो एल्केन्स का समान सूत्र क्या होता है? CnH2n+1 माइनस का सिंगल बॉन्ड X होता है, जहाँ X Cl Br हेक्सेन होता है, X Cl क्लोरीन Br ब्रोमीन, या I हमारा क्या?
का निरूपित करता है, मतलब इसका जो प्रतीक है ClBrI निरूपित करता है। ये आयुपेशी पद्धति द्वारा हम CH3Cl का नाम रखते हैं। देखिए देखते हैं इसे। इस यौगिक में एक कार्बन परमाणु है, इसलिए इसका जनक एल्केन मीथेन यानी CH4 होता है, क्योंकि मीथेन में भी एक ही कार्बन परमाणु होता है। इस यौगिक में एक क्लोरो होता है, क्लोरोमेथेन, क्लोरो प्लस मीथेन, क्लोरोमेथेन बना। साधारण नाम क्या होगा? मेथिल क्लोराइड। यानी मेथिल कैसे है? मेथिल में देखिए यहाँ पे दिया गया है C, 3 हाइड्रोजन दिए गए और Cl यानी एक Cl दिया गया है। तो C हमारा क्या है? कार्बन, यानी ये एक कार्बन में क्या लगाएंगे? मेथ लगाएंगे, तो मेथ हो गया। इल यानी इसमें सिंगल बॉन्ड है, तो मीथेन क्या बनेगा? एक सिंगल बॉन्ड में क्या लगेंगे? देखिए तीनों चारों में एक ही सिंगल बॉन्ड है, तो मीथेन। तो और Cl दिए गए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथिल क्लोराइड। इसका नाम क्या बन जाएगा? मेथिल क्लोराइड। और उसके बाद सेकंड देख लेते हैं इसी में। एल्कोहल्स का नामकरण। एल्कोहल्स का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+1 OH होता है। आयुपेशी पद्धति द्वारा हम CH3OH का नाम रखते हैं। इस यौगिक में एक कार्बन परमाणु होता है, इसलिए इसका जनक एल्केन मीथेन CH4 होता है, क्योंकि मीथेन में भी एक ही कार्बन परमाणु होता है। इस यौगिक में OH को ऑल लगाकर सूचित किया जाता है। जैसे एक कार्बन है यानी मेथ, और हाइड्रोजन कितने हैं? 3, OH यानी ऑल। मेथ प्लस ऑल को क्या बोलेंगे? मेथेनॉल। और साधारण क्या नाम क्या बन जाएगा? मेथिल अल्कोहल। साधारण क्या बनेगा? मेथिल अल्कोहल। अब इसी में सेकंड का है, सेकंड दिया गया है एल्डिहाइड्स का नामकरण। एल्डिहाइड्स का समान सूत्र क्या है? CnH2nO होता है। ठीक है। आयुपेशी पद्धति द्वारा हम SCHO का नाम रखते हैं। इस यौगिक में एक कार्बन परमाणु होता है, इसलिए इसका जनक एल्केन मीथेन यानी CH4 होता है, क्योंकि मीथेन में भी एक ही कार्बन परमाणु होता है। इस यौगिक में CHO को अल लगाकर सूचित किया जाता है। मेथेन अल यानी मेथ, यानी देखिए H सिंगल बॉन्ड CHO यानी एक कार्बन दिया गया है, तो इसका नाम क्या है? मेथेनल। और साधारण नाम क्या हो जाएगा? फॉर्मेल्डिहाइड। एल्डिहाइड का क्या नाम हो जाएगा? फॉर्मेल्डिहाइड। अब देखिए कीटोन्स का नामकरण। कीटोन हम लोगों ने पढ़ा था, उसका सामान्य सूत्र भी। कीटोन्स का नामकरण, कीटोन्स का सामान्य सूत्र है CnH2nO होता है। इसका आयुपेशी पद्धति द्वारा हम इसका नाम रखेंगे CH3CO यानी देखो CO दिया गया है ना, तो CO जहाँ पे दिया जाएगा वो क्या हो जाएगा? हमारा कीटोन नाम होएगा, कीटोन ग्रुप हो जाएगा। ठीक है। इस यौगिक में 3 कार्बन परमाणु होते हैं। देखिए 3 कार्बन परमाणु दिया भी गया, CH3, C ऊपर डबल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है। तो कार्बन परमाणु होता है, इसलिए इसका जनक एल्केन प्रोपेन होता है, क्योंकि प्रोपेन में भी 3 ही कार्बन परमाणु होता है। इस यौगिक में CO को ऑन लगाकर सूचित किया जाता है। देखिए इसमें देखते हैं प्रोपेऑन, तो इसका नाम क्या पड़ा? प्रोपेनोन। और साधारण नाम क्या हो गया? एसीटोन। साधारण नाम क्या हो गया? साधारण नाम इसका है एसीटोन। ठीक है। इसका सेकंड है कार्बोक्सिलिक एसिड का नामकरण। आयुपेशी द्वारा हम इसका भी नाम रखते हैं SCOOH। ठीक है। इस यौगिक में एक कार्बन परमाणु होता है, इसलिए इसका जनक एल्केन मीथेन होता है, क्योंकि मीथेन में भी एक ही कार्बन परमाणु होता है। इस यौगिक में COOH को ओइक लगाकर सूचित किया जाता है। क्या लगाकर सूचित किया जाता है? ओइक, मेथेन ओइक। देखो C एक कार्बन है, मेथ हो गया, मेथेनोइक। एसिडिक साधारण नाम क्या होगा? फॉर्मेल्डिहाइड। देखिए H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, फिर क्या है? सिंगल बॉन्ड OH, तो इसका नाम क्या पड़ गया? फॉर्मिक एसिड। इसका साधारण नाम क्या है? फॉर्मिक एसिड। अब क्या है? कोयला कैसे बना था? कोयला करोड़ वर्ष पहले, यानी बहुत पहले, जो कोयला है वो बहुत पहले यानी करोड़ वर्ष पहले भूमि के नीचे दफन बड़े बड़े स्थलीय पेड़ पौधों के अपघटन से बना था। यानी जो कोयला है वो पेड़ पौधे से बना है। जब कोई लकड़ी होती है, जब लकड़ी जल जाती है तो बिल्कुल काली हो जाती है, तो उसका प्रकार कैसा हो जाता है? एक कोयले के जैसे हो जाता है। तो वो जो कोयला है वो बहुत पहले यानी करोड़ वर्ष पहले नीचे दफन मतलब
पड़ा था, बड़े बड़े स्थल में पेड़ और पौधे पड़े हुए थे, तो वो ही जल करके हमारा क्या बने थे, अपघटन से बना था, हमारा क्या बना था, कोयला बना था। यानी जब लकड़ी जो थी वो मतलब जल गई थी, तो जब लकड़ी अभी आप सामने रखिए लकड़ी, उसे जलाइए तो लकड़ी क्या हो जाएगी, काले कलर की हो जाएगी। तो लकड़ी काली हो जाएगी तो उसका क्या दे दिया जाएगा, अपघटन हो जाएगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, कोयला। ठीक है, तो यही है कोयला कैसे बना था। कोयला करोड़ वर्ष पहले भूमि के नीचे दफन बड़े बड़े स्थलीय पेड़ और पौधे के अपघटन से बना था। अब सेकंड है पेट्रोल कैसे बना था। पेट्रोल तेल और प्राकृतिक गैस करोड़ वर्ष पहले समुद्र के नीचे दफन अत्यंत छोटे छोटे पौधे और जंतुओं के अवशेष के द्वारा अपघटन द्वारा बना था। यानी जो पेट्रोल है वो समुद्र में ही पाया जाता है। जो पेट्रोल हमारा है तो वो कहाँ पाया जाता है, समुद्र से ही पाया जाता है। समुद्र के जो नीचे है उसके नीचे बहुत छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, तो वहीं से हमारा पेट्रोल बन के आया था। तो पेट्रोल कैसे बना था, पेट्रोल हमारा बना था किससे बना था। पेट्रोल तेल और प्राकृतिक गैस करोड़ वर्ष पहले समुद्र के नीचे दफन अत्यंत छोटे पौधे और जंतुओं के अवशेष के अपघटन द्वारा बने थे। यानी जो पेट्रोल था जो समुद्र के नीचे मतलब पेड़ पौधे होते हैं छोटे छोटे, तो उसी से समुद्र से हमारा पेट्रोल बना था। सेकंड है ज्वाला दो प्रकार की होती हैं, नीली ज्वाला और पीली ज्वाला। दोनों के बीच हमें क्या बताना है, अंतर बताना है, डिफरेंस बताना है। जब ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है प्राप्त हो जाती है तो ईंधन पूर्ण रूप से जलकर नीली ज्वाला उत्पन्न करती है। कौन सी ज्वाला उत्पन्न करती है, नीली कलर की ज्वाला उत्पन्न करती है। और ऑक्सीजन किस प्रकार बनाता है, ऑक्सीजन की सप्लाई अपर्याप्त होती है जो ईंधन अपूर्ण रूप से जलकर मुक्ता पीली ज्वाला उत्पन्न करता है। कौन सी कलर की ज्वाला उत्पन्न करता है, पीली कलर की ज्वाला उत्पन्न करता है। सेकंड है इम्पॉर्टेंट है, 2 नंबर में पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में, दहन किसे कहते हैं। वायु में कार्बन यौगिक के जलकर कार्बन डाइऑक्साइड यानी जल और उष्मा प्रकाश उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, दहन। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका एक, CH4 यानी मीथेन प्लस 2O2 यानी ऑक्सीजन। जब मीथेन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है यानी दहन करता है तो O2 प्लस 2H2O यानी जल बाहर निकलता है और ऑक्सीजन बाहर निकलता है, यानी उष्मा और प्रकाश क्या निकलता है, बाहर निकलता है। तो इसी को हम कह सकते हैं वायु में कार्बन यौगिक के जलकर कार्बन डाइऑक्साइड जल उष्मा और प्रकाश करने की प्रकृति को दहन कहते हैं। प्रकाश यानी हमारा लाइट हो गया, ठीक है, जो प्रकाश है वो हमारी लाइट उत्पन्न करता है। CH4 हमारे मीथेन, 2O2 यानी ऑक्सीजन और H2 जो हमारा है जल, और इसके साथ दहन करता है। जब दहन करता है तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। सेकेंड है प्रस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोकार्बन की एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु को कई अन्य परमाणु जैसे क्लोरीन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो वह प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्लोरीन के साथ मीथेन की प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी क्लोरीन तो हमारा Cl है और CH4 यानी हमारा मीथेन। जब मीथेन की अभिक्रिया हम क्लोरीन के साथ कराते हैं सन ऑफ लाइट में तो क्या बनता है, मेथिल क्लोरीन बनता है और हाइड्रोक्लोरीन। मेथिल से हमारा क्या बनता है, हाइड्रोक्लोरीन बनता है, यानी CH3Cl प्लस HCl बनता है। जब मीथेन की क्रिया क्लोरीन से कराते हैं तो सन ऑफ लाइट में मीथेन क्लोरीन बनता है और HCl यानी हाइड्रोक्लोरीन बनता है। तो इस अभिक्रिया को हम कह सकते हैं कि ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। सेकेंड है योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया क्या है, ये सब 2 नंबर में पूछ सकते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में। अभिक्रिया जिसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसी अन्य पदार्थ के साथ संयोग करके एक अकेला उत्पाद देता है, योगात्मक अभिक्रिया कहलाता है। कौन सी अभिक्रिया कहलाता है, योगात्मक अभिक्रिया कहलाता है। हाइड्रोजन के साथ एथीन की योगात्मक अभिक्रिया, देखिए एथीन यानी 2 कार्बन, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी 2 कार्बन दिए गए हैं और 4 हाइड्रोजन दिए गए हैं, प्लस H2O यानी हाइड्रोजन यहाँ 2 दिया गया है। तो जब वो
एथीन की क्रिया जब हम लोग एथीन की क्रिया हाइड्रोजन के साथ कराते हैं तो निखिल के साथ हीट होती है यानी गर्म होती है। तो क्या बनाती है हमारी, कौन सी अभिक्रिया बनाती है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये कौन सी अभिक्रिया हमारी, योगात्मक अभिक्रिया है। तो कौन सी अभिक्रिया बनाती है, योगात्मक अभिक्रिया बनाती है। सेकंड है हाइड्रोजनीकरण क्या है। हाइड्रोजनीकरण क्या है, हाइड्रोजनीकरण संतृप्त हाइड्रोकार्बन प्राप्त करने के लिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन का योग हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। उसके बाद सेकंड है एस्टीकरण किसे कहते हैं, अभिक्रिया जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल अल्कोहल के साथ संयुक्त होकर एस्टर बनाता है, वह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होती है, एस्टीकरण कहलाती है, वह एस्टीकरण कहलाता है। सेकंड है एथेनॉल के भौतिक गुणधर्म। एथेनॉल के भौतिक गुणधर्म, एथेनॉल के भौतिक गुणधर्म में भी इम्पोर्टेंट है। एथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH। एथेनॉल जब स्वाद और रुचिकर गंध वाला एक रंगीन द्रव है। एथेनॉल निम्न क्वथनांक 78 सेल्सियस वाला वाष्पशील द्रव है। यह जल से हल्का होता है तथा जल के किसी भी अनुपात में मिश्रित हो जाता है। एथेनॉल सहसंयोजक यौगिक भी है तथा एथेनॉल में कोई हाइड्रोजन आयन नहीं होते हैं, इसलिए यह एक उदासीन यौगिक है। इसी कारण एथेनॉल का किसी भी लिटमस में विलयन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका जो एथेनॉल है किसी भी लिटमस पेपर पर इसको कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एथेनॉल के भौतिक गुणधर्म हैं। फिर सेकंड है एथेनॉल के रासायनिक गुणधर्म। दहन के रूप में एथेनॉल का उपयोग एथेनॉल अत्यधिक ज्वलनशील द्वारा है। यह आसानी से आग पकड़ लेता है और जलने लगता है तथा यह ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। जिसे देखते हैं C2H5OH यानी ये क्या है, एथेनॉल। जब एथेनॉल ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएगा दहन करने पर तो क्या होगा, 2CO2 + CO2 यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी ये कार्बोक्सिलिक + 2H2 यानी जल बाहर निकलेगा और उष्मा, और इसके साथ क्या प्रवाहित होगी, लाइट। ठीक है, तो इसमें उष्मा के साथ प्रवाहित होगी। तो एथेनॉल जब अभिक्रिया कराएगा ऑक्सीजन के साथ तो दहन करेगा तो यानी ये हीट, तो 2CO2 + H2 यानी जल बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा हमारा, जल। जब C2H5OH + 3O2 जब अल्कोहल एथेनॉल से अभिक्रिया करेगा तो क्या निकलेगा, 2CO2 + जल बाहर निकलेगा। उष्मा यानी जो वाष्प होती है और प्रकाश यानी लाइट। सेकंड है एथेनॉल में अपचयन प्रक्रिया। जब एथेनॉल को क्षार पोटेशियम परमैंगनेट विलयन के साथ गर्म किया जाता है या एथेनोइक अम्ल से अपचयित हो जाती है। क्या हो जाती है, एथेनोइक अम्ल से अपचयित हो जाती है। सेकंड है एथेनॉल के उपयोग, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये एथेनॉल के उपयोग। इसके उपयोग पेट के रूप में औषधियों, साबुन, संश्लेषित रबड़ के निर्माण में उपयोग किया जाता है। एथेनॉल को ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एथेनॉल को मदिरा और व्हिस्की जैसे शराब में उपयोग किया जाता है। एथेनॉल का उपयोग हॉस्पिटल में किया जाता है। यानी जो 5 उपयोग, ईंधन, मदिरा, व्हिस्की, शराब और हॉस्पिटल, एथेनॉल के ये 5 उपयोग ज़्यादा उपयोग किए जाते हैं। सेकंड है एथेनोइक अम्ल के भौतिक गुणधर्म। एथेनोइक का सूत्र क्या होता है, CH3COOH। ये देखिए यहाँ पे COOH आ गया। एथेनोइक अम्ल खट्टे स्वाद और सिरके की गंध वाला रंगहीन द्रव है। एथेनोइक का क्वथनांक कितना होता है, 180 डिग्री सेल्सियस है। एथेनोइक अम्ल सभी अनुपात में जल के साथ मिश्रित होता है। जल के साथ क्या होता है हमारा, ये मिश्रित होता है एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल का रासायनिक गुणधर्म। एथेनोइक अम्ल के लिटमस पर क्रिया एथेनोइक अम्ल प्रकृति में अम्लीय तथा यह नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। एथेनिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है। एथेनोइक अम्ल के उपयोग सिरके के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सेलुलोज एसीटेट बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, जो एक महत्वपूर्ण कृत्रिम रेशा है। एथेनोइक अम्ल का रंजक प्लास्टिक और औषधियों को बनाने में इसका उपयोग
भी किया जाता है, नेथिनोइक का उपयोग बनाने में किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, साबुन क्या है? बहुत इम्पॉर्टेंट है, साबुन क्या है? साबुन एक लंबी श्रृंखला कार्बोक्सिलिक अम्ल, वसा अम्ल का सोडियम लवण या पोटेशियम लवण होता है, जिसे जल के साथ शोधन गुणधर्म होते हैं। इसी को हम लोग साबुन वाष्प अम्ल का सोडियम लवण या पोटेशियम लवण होता है, जिसमें जल के साथ शोधन गुणधर्म होते हैं, इसे ही साबुन कहते हैं। सेकंड है, अपमर्जक किसे कहते हैं? कोई भी पदार्थ जिसमें जल में शोधन क्रिया होती है अपजर्म कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो कोई भी पदार्थ जो मेल हटाता है अपमर्जक कहलाता है। जैसे अपमर्जक बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की एक लंबी श्रृंखला के सोडियम लवण होते हैं, जिसमें जल में निर्मलन गुणधर्म होते हैं, इसे अपमर्जक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अपमर्जक कहते हैं। उसके बाद एक ये इम्पॉर्टेंट है, इन दोनों में डिफरेंस बताना है हमें। इन दोनों में क्या बताना है? डिफरेंस। साबुन और अपमर्जक में अंतर क्या होता है? साबुन यानी सोप, साबुन और अपमर्जक में अंतर, यानी साबुन सोप, अपमर्जक मतलब यानी डिटर्जेंट। सबसे पहला है, साबुन लंबी दीर्घ श्रृंखला वाले वसा अम्लों कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम में पोटेशियम लवण होते हैं, ये साबुन का है। अपमर्जक दीर्घ श्रृंखला युक्त सोडियम एल्किल सल्फेट तथा सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट होते हैं। क्या होते हैं? सल्फोनेट होते हैं। फिर साबुन कठोर जल के साथ झाग नहीं बनाते हैं, अतः सफाई का कार्य नहीं होता है। अपमर्जक में कठोर जल में भी प्रभावी बने रहते हैं अतः झाग उत्पन्न करते हैं, अतः ये कठोर जल तथा मृदु जल दोनों में सफाई करते हैं। साबुन को वनस्पति तेल या जंतु वसा से बनाया जाता है। अपमर्जक में संश्लिष्ट अपमर्जक कोयले तथा पेट्रोलियम के हाइड्रोकार्बन से बने होते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, साबुन और अपमर्जक में डिफरेंस बताना है। ठीक है, मैंने अपनी एक वीडियो अपलोड की है जिसमें एक नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं, बहुविकल्पी क्वेश्चन आते हैं, वो मैंने कम से कम 32 से 33 क्वेश्चन मैंने उससे बताए हैं। मेरी सेकंड वीडियो है, तो आप लोग उससे देख लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें। उसके ब्लॉक में एक बेल आइकन, उसे प्रेस करें ताकि मैं अपनी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके।